हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं आज की 22 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है क्लास देखने के बाद कि ये क्लास जो है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास डेली आती रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान या फिर यूक्रेन? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है उज्बेकिस्तान। ठीक है, हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है उज्बेकिस्तान में। जो जनरल मनोज पांडे जी हैं, ये भारत के थल सेना प्रमुख हैं, इन्होंने किया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? वहाँ पर जो हो रहे हैं साइबर अपराध, उनको रोकना और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका मेन पर्पज़ है। अगर हम बात करें कि उज्बेकिस्तान की राजधानी की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, अजरबैजान की राजधानी है बाकू और यूक्रेन की राजधानी है कीव। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हुआ था। ठीक है, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका ताशकंद में निधन हुआ था। ठीक है, डस्टलिक अभ्यास एक युद्ध अभ्यास होता है जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। हाल ही में हमने पढ़ा है कि ये जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। और इसका जो ये कहाँ पर किया गया है? ये उज्बेकिस्तान में एक ज़िला है जिसका नाम है टरमेल, वहाँ पर किया गया है इस युद्ध अभ्यास को। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब अजरबैजान की राजधानी बाकू, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर मैक्सिको। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? माउंट रुआंग ज्वालामुखी की। ठीक है, अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और यहाँ पर लगभग 11,000 लोगों को क्या करना पड़ा है? विस्थापित करना पड़ा है। ठीक है, कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में एक द्वीप है, सुलावेशी द्वीप। अब आप लोग ये जानते होंगे कि इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, इसको द्वीपों का द्वीप कहा जाता है इंडोनेशिया को, ये इसको उपनाम दिया गया है। ठीक है, तो कौन से द्वीप पर है? सुलावेशी द्वीप पर है। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ की इंडोनेशिया की अगर हम कुछ और ज्वालामुखी की बात करें तो कराकातोआ ज्वालामुखी, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये यहाँ के फेमस ज्वालामुखी हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। ठीक है, और इंडोनेशिया द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इटली की अगर हम ज्वालामुखी की बात करें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर माउंट एटना और माउंट वेसुवियस यहाँ के इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जापान के माउंट फ्यूजियामा और माउंट एशो। मैक्सिको का हाल ही में हमने पढ़ा है पोपोकैटपेटल नामक ज्वालामुखी, यहाँ पर भी विस्फोट हुआ है भयंकर वाला। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास जगजीत पवाडिया, राजीव गौबा, रामनाथ कोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है राजीव गौबा। किसकी बात हो रही है? LGBTQ। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेरी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस समुदाय के लिए अधिकारों के पर बात करने के लिए एक समिति गठित की गई है। किसकी अध्यक्षता में? राजीव गौबा जी की अध्यक्षता में की गई है। ठीक है, राजीव गौबा जी वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव हैं। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का जो है वो गठन किया गया है। अगर हम बात करें कि जगजीत पवाडिया कौन है, ये हाल ही में चर्चा में थी। ये जो है वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की तीसरी बार अध्यक्ष चुनी गई हैं। जगजीत पवाडिया भारतीय हैं ये। ठीक है, राजीव गौबा अभी हमने पढ़ा LGBTQ समुदाय पर कमेटी की जो गठित इनकी अध्यक्षता में की गई है। रामनाथ कोविंद वन नेशन
वन इलेक्शन। ठीक है, ये जो समिति है इनकी अध्यक्षता में की गई है। आप लोग जानते हैं रामनाथ कोविंद जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो LGBTQ समुदाय की जो है वो यहाँ पर एक फेमस केस हुआ था 2023 में, जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने उस वक्त ऐसा कहा था कि केंद्रीय गृह सचिव जो है वो केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया जाएगा, इनके अधिकारों की बात वहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसीलिए वर्तमान में कौन है गृह सचिव, तो ये है राजीव गौबा जी, इसीलिए इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। संवैधानिक बेंच क्या होती है, संवैधानिक बेंच जिसमें कि न्यूनतम 5 जजों की बेंच अगर बैठती है तो उसको हम बोलते हैं संवैधानिक बेंच। ठीक है, भारत में अब तक कितनी बड़ी बेंच बैठ चुकी है, कितने जजों की बेंच बैठ चुकी है, तो वो 13 जजों की बेंच बैठ चुकी है भारत में। और वो केस कौन सा था, वो केस था केशवानंद भारती केस, वहाँ पर 13 जजों की बेंच बैठ चुकी है। और ये जो LGBTQ वाला जो समुदाय वाला जो कमेटी है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है ये, आर्टिकल 14। ठीक है, LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट समिति, कमेटी या आयोग की अगर हम बात करें हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। बिमल जालान कमेटी, RBI के पास जो मौजूद कैपिटल रिजर्व है उसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। C रंगराजन समिति, गरीबी रेखा के लिए निर्धारण के लिए किया गया था। K कस्तूरी रंगन, इसका जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। केलकर समिति, कर संरचना सुधार के लिए किया गया था। कोठारी आयोग, भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए। नरसिम्हन समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए। राजचैलैया समिति, कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म के लिए। सरकारिया आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, के संथानम समिति, CBI की स्थापना। सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने के लिए। ठीक है, शिवरमन समिति, नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, और स्वामीनाथन आयोग, किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए। सुखमय चक्रवर्ती समिति, भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए। YB रेड्डी समिति, आयकर छूट की समीक्षा के लिए। जस्टिस AK माथुर आयोग, 7वां जो वेतन आयोग है उसके लिए। और बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यही कमेटी हैं, मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए यहाँ पर लगाई है, बाकी बहुत सारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्राप्त धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है। ऑप्शन हमारे पास हैं वाराणसी, त्रिपुरा, इंदौर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, वाराणसी। किसकी बात हो रही है, धलुआ मूर्ति शिल्प की। ठीक है, तो ये जो है वो मेटल क्राफ्ट है, ये क्या है, ये मेटल क्राफ्ट है ये। ठीक है, और इसको GI टैग मिला है, वाराणसी का है ये। अभी हमने हाल ही में, अगर आपको याद हो, कल परसों ही हमने पढ़ा है, तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। ठीक है, तो ये भी वाराणसी की है। तो उत्तर प्रदेश की जो है वो 6 उत्पादों को GI टैग अभी हाल ही में दिया गया है। पहले थे यहाँ पर 69, अब 6 को और मिला है, टोटल हो गए हैं 75। हाईएस्ट है ये किसी भी स्टेट का। ठीक है, ये पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, वो आता है तमिलनाडु। कितने हैं इसके, 58। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के 6 उत्पादों को GI टैग मिला है, कुछ मैंने यहाँ पर लगाए हैं। तिरंगा बर्फी काशी वाराणसी में, धलुआ मूर्ति वाराणसी, थारू कढ़ाई लखीमपुरी खीरी में, और बरेली की बेंत को भी GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, GI टैग का अधिनियम कौन सा है, 1999 का। ठीक है, 1999 का। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। दिनेश कुमार त्रिपाठी, हरेंद्र सिंह, लोकेश मुनि या फिर कुप्पी थोटाकुरा। ठीक है, सही आंसर क्या रहने वाला है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। नौसेना प्रमुख पद पर जो भारत के जो नेवी के प्रमुख हैं वो कौन बनने वाले हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी बनने वाले हैं। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है R हरि कुमार। कौन है वर्तमान में, R हरि
कुमार, ठीक है। तो इनके स्थान पर आने वाले हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि वाइस एडमिरल हैं, ठीक है, वर्तमान में वाइस एडमिरल हैं ये। हरेंद्र सिंह को क्या नियुक्त किया गया है, किसका कहाँ का कोच नियुक्त किया है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लोकेश मुनि को कौन सा पुरस्कार मिला है, गोल्डन वॉलंटियर अवार्ड मिला है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से, ठीक है। और गोपी थोटाकुरा ये कौन से हैं, पायलट हैं, उद्यमी भी हैं, और ये ब्लू ओरिजिन मिशन के तहत कहाँ पर जाने वाले हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले हैं पर्यटन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें थल सेना की, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे। जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आर हरि कुमार वर्तमान में है, इन्हीं के स्थान पर आने वाले हैं कौन, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। वायुसेना 8 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। विवेक राम चौधरी जी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। अगर देखिए एक जो है वो और पोस्ट जो है वो जोड़ी गई थी, उसका नाम था CDS। तो पहले जो CDS बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले कौन बने थे, जनरल बिपिन रावत जी बने थे, ठीक है। भारत के वर्तमान CDS कौन है, अनिल चौहान। क्यों, क्योंकि जनरल बिपिन रावत जी की मौत हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था इनका जो हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इसके बाद कौन बने, अनिल चौहान जी, जो कि वर्तमान में CDS हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं UAE, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर क्यूबा। सही आंसर हमारे पास होने वाला है UAE, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो यहाँ पर 7 अमीरात हैं जिनको मिलकर के संयुक्त अरब अमीरात UAE बनता है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर, कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन हुई है, यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन हुई है, इसके कारण यहाँ पर बाढ़ आ गई है, बाढ़ का प्रकोप हो गया है, ठीक है। नेचुरल बारिश नहीं हुई है वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या कारण था यहाँ पर, जो कृत्रिम बारिश थी वो ऐसा हुआ जितनी कि 2 साल में इस देश में बारिश होती थी, वो 2 दिन में, 1 साल में जितनी, 2 साल में जितनी बारिश, वो उतनी 12 घंटे के अंदर ही इतनी बारिश हो गई। तो अब दूसरा कारण यहाँ पर क्या था, यह इनका जो निकासी, जल निकासी का जो यहाँ पर सिस्टम है वो सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपने जल निकासी पर, इसीलिए जल भराव हो गया है। तीसरा कारण, कृत्रिम बारिश के लिए इन्होंने सिल्वर आयोडाइड का, किसका प्रयोग किया है, सिल्वर आयोडाइड, जिसको कि हम AgI बोलते हैं, उसका छिड़काव किया है बादलों के ऊपर, ठीक है, जिसके कारण ज़्यादा ही बारिश हो गई और अब यहाँ पर इनको प्रकोप सहना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो कृत्रिम बारिश है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कृत्रिम बारिश के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। शुष्क बर्फ का भी ठोस जो CO2 जिसको हम बोलते हैं, उसका भी छिड़काव किया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है मौसिन राम। मौसिन राम कहाँ पर है, मेघालय में। मेघालय जो है वो भारत की कौन सी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा, इसरो, नासा, स्पेसएक्स या फिर जाक्सा। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर A, इसरो। कौन करने वाला है, इसरो। इसरो क्या है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत की स्पेस एजेंसी है ये इसरो, ठीक है। कब होती है इसकी स्थापना, 15 अगस्त को होती है और 1969 के अंदर होती है इसरो की स्थापना। वर्तमान में हेड कौन है, S सोमनाथ जी इसके वर्तमान में हेड हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये किसका मिशन है, तो ये भारत का मिशन नहीं है, ये कहाँ का मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है ये प्रोबा 3 मिशन। और प्रोबा 3 मिशन किसका है, ये सन के लिए है, ये सूरज के अध्ययन के लिए, ठीक है, सन की स्टडी के लिए मिशन भेजा जा रहा है ये, और इसरो लॉन्च करेगा। इसरो का एक रॉकेट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है PSLV-XL रॉकेट। क्या नाम है उसका, PSLV-XL रॉकेट, ठीक है। अगर हम बात करें PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए, ठीक है। सूरज के अध्ययन के लिए इसको भेजा जा रहा है और इसमें क्या है, सोलर क्रोनोग्राफ स्थापित किए गए हैं। अगर हम बात करें कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, जो कि मानव रहित उपग्रह था। इसरो ने और कौन कौन से किए हैं, उपग्रह भेजे हैं, तो भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एडुसैट ये भेजे हैं।
चंद्रयान आजकल चर्चा में है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 1 जो है वो कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। ठीक है, कब पहुंचा था चंद्रमा पर? 23 अगस्त को पहुंचा था ये। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, कौन उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पहुंचा था, क्या नाम रखा था हमने उसका? शिव शक्ति पॉइंट रखा था। ठीक है, और जिस दिन ये पहुंचा 23 अगस्त को, उस दिन कौन सा दिन मनाएंगे हम? ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आदित्य L1, आप लोग जानते होंगे आदित्य किसका नाम है? सूर्य का नाम है आदित्य। ठीक है, तो इसीलिए आदित्य L1 जो है वो भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला मिशन है। L1 क्या है इसमें? L1 लंगराज पॉइंट होते हैं, 5 लंगराज पॉइंट होते हैं ये अंतरिक्ष में। ठीक है, जहाँ पर कि L1 पर हम पहुँचाया है हमने ये आदित्य L1 मिशन। ठीक है, अब देखिए ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो ये PSLV XL से लॉन्च किया गया था। 2015 में हमने एस्ट्रोसैट भी भेजा था, जो कि कौन से रॉकेट से गया था? PSLV C30 से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, इसके बाद भेजा गया है आदित्य L1, जो कि भारत में इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? ठीक है, खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है फिलीपींस। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मोस की बात हो रही है। ब्रह्मोस आप लोग जानते हैं कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ब्रह्मोस को हम देने वाले हैं किसको? फिलीपींस को। एक समझौता हुआ है। कैसा समझौता हुआ है? $375 मिलियन का एक समझौता हुआ है। किसके बीच में? भारत और फिलीपींस के बीच में हुआ है, जिसके तहत हम क्या देने वाले हैं? इसको ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने वाले हैं। ठीक है, हमने कर दिए, हमने पहुंचा दिए ये। ठीक है, ये पहुंचा दिए वहाँ पर। अब हमने बाई लैंड नहीं पहुंचाया है इसको। ठीक है, इसको ले जाने के लिए एक विमान भेजा गया है। उस विमान का नाम क्या है? उस विमान का नाम है C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान। क्या नाम है उसका? C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान। ठीक है, अब फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मनीला। ठीक है, और वियतनाम की राजधानी है हनोई। श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। ठीक है, अब ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सुपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड जो है वो 1 से 5 मैक के बीच में हो, उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मोस है इसकी स्पीड कितनी है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। इसकी स्पीड है 2.8 मैक की, इसीलिए ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, मिसाइल को कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? एक सबसोनिक, एक सुपरसोनिक, एक हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये सुपरसोनिक है, 2.8 मैक की है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होता है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ये अपना टारगेट खुद ढूंढ लेती है, जहाँ पर भी टारगेट है ये इसको ध्वस्त करके ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसी होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब देखिए भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो रसिया है वहाँ की नदी है मास्कोवा नदी, उसके नाम पर जो है ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। और अब फिलीपींस ने क्यों लिया है इसको, ब्रह्मोस मिसाइल को? क्योंकि क्या है ना कि जो चाइना है वो साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन है वहाँ पर जो है वो अपना कब्जा जमाए रखता है चीन। तो वहाँ पर कुछ हिस्सा है फिलीपींस का। अब चीन क्या कहता है? दादागिरी कहता है। ठीक है, कि भाई नहीं यहाँ पर जो मेरा ही अधिकार है पूरे का पूरा। तो वहाँ पर फिलीपींस का भी कुछ हिस्सा है, तो इसीलिए जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल इसने ली है फिलीपींस ने भारत से। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो फिलीपींस मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमें बात करनी हो तो वो कहाँ पर है? वो है कटक ओडिशा के अंदर। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे, क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को मनाया गया है। थीम क्या है इस वर्ष की? इसकी थीम है विविधता की खोज और अनुभव करना। विविधता की खोज और अनुभव करना।
1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। संस्था है यूनेस्को जिसके द्वारा इसको मनाया जाता है। मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर? इसके यूनेस्को का। ठीक है। अभी देखिए विश्व धरोहर कमेटी था 45वां सत्र कहाँ पर हुआ था इसका? इसका 45वां सत्र हुआ था रियाद के अंदर, जो कि कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। ठीक है। 2023 के अंदर हुआ था। यहाँ पर भारत की जो 41वीं और 42वें नंबर की जो साइट्स थी उनको वर्ल्ड हेरिटेज में डाला गया था। अब 46वें नंबर का भारत में होने वाला है। ये जो 42 साइट्स हैं भारत में, इनको कैसे हमने किया है डिवाइड? इनको किया है 7 साइट हैं इसमें, जो कि क्या है? नेचुरल साइट्स हैं। एक क्या है? मिक्स है। और 34 क्या है? ये कल्चरल साइट्स हैं। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज हैं। ठीक है। 41वें नंबर की कौन है और 42वें नंबर की कौन है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 41वें नंबर की है और 42वें नंबर की होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। ये दोनों की दोनों रियाद में डाली गई थी, जहाँ पर इसका सत्र हुआ था 45वें नंबर का। अब अप्रैल माह के दिवस एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO की स्थापना हुई थी यहाँ पर, 9 अप्रैल को CRPF स्थापना दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया था हमने, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया था। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। ठीक है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और बैसाखी भी इसी दिन मनाई जाती है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस भी मनाया गया था। और एक और दिवस यहाँ पर मनाया गया था जिसको कि हमने नाम दिया था विश्व कला दिवस, भी इस दिन मनाया गया था। ठीक है। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस भी मनाया गया था और 18 अप्रैल को अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है? ऑप्शंस हमारे पास हैं केंटो मोमोटा, पुलेला गोपीचंद, एल्विन फ्रांसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है केंटो मोमोटा। मोमोटा ने संन्यास ले लिया कहाँ से? इंटरनेशनल बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण इनको थोड़ी सर्जरी भी करनी पड़ी थी और इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि खेलने की जो क्षमता है वो कम हो चुकी है, इसलिए इंटरनेशनल जो बैडमिंटन से संन्यास ले लिया क्योंकि वहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है। कहाँ के हैं ये मोमोटा? ये केंटो मोमोटा जापान के रहने वाले हैं और कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लिया है? 29 वर्ष की उम्र में लिया है। ठीक है। 2 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं ये। भारत के बैडमिंटन के खिलाड़ी, किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है बी साई प्रणीत ने। किसने की है? बी साई प्रणीत ने। ठीक है। अब ये जो बी साई प्रणीत है इनके बारे में क्या है इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो है प्रकाश पादुकोण के बाद, प्रकाश पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण के पिता। इनके बाद BWF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं ये। ठीक है। इन्होंने 1983 में ये उपलब्धि हासिल की थी प्रकाश पादुकोण ने और ये बी साई राज ने इनके बाद दूसरे नंबर पर की है। और इनको जो है वो 2019 में कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। अब आप लोगों के लिए एक काम है कि आपने बैडमिंटन कप और ट्रॉफी लिखने हैं कमेंट में, कौन कौन से कप या ट्रॉफी जो है वो बैडमिंटन में दिए जाते हैं बैडमिंटन खेल में। अब हम कर लेते हैं कल का रिवीजन। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस भारतीय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? तो ये किसको किया है? आलिया भट्ट और साक्षी मलिक, A और B दोनों को किया है। ठीक है। नेक्स्ट है 13वीं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है जॉर्जिया के अंदर। ठीक है। हाल ही में स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM की उड़ान का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका कहाँ पर किया गया है? इसका किया गया है ओडिशा चांदीपुर से। कहाँ से? ओडिशा चांदीपुर से किया गया है। नाम क्या था इसका? इसका नाम था निर्भया क्रूज मिसाइल। ठीक है। निर्भया क्रूज मिसाइल नाम था इसका। दुनिया की पहली मिस AI प्रतियोगिता किस दिन आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी 10 मई के दिन की जाएगी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 250 IPL मैच खेले हैं? तो ये खेले हैं रोहित शर्मा ने। ठीक है। भारत किस प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित करेगा? वंदे भारत मंच पर। कहाँ पर? वंदे भारत मंच पर। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है UAE के अंदर।
अप्रैल 2024 में किस राज्य की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की काशी वाराणसी की बर्फी को। अप्रैल 2024 में देश के किस सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट का निधन हो गया? तो ये हुआ है दिलीप सिंह मजीठिया का। डीआरडीओ ने किसके लिए स्पेस विकसित किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना के लिए। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।